माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में सर्वप्रथम हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें और देवतुल्य भाइयों, आज व्यवस्था बन रही थी, जैसा आपको बताया गया था, कल भी अनाउंसमेंट हुई थी कि युवा सम्मेलन होगा। आप में से कितने लोगों को पता था कि युवा सम्मेलन होगा? जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं एक बार हाथ उठा के बताइए। माताएं जितनी भी बैठी हैं, माताओं को सबको पता है, क्योंकि हमारी बहनों की तो संख्या रहती है, भाई लोग का मुट्ठी भर। तो माताओं को पता था। मैं भी पेशे से शिक्षक हूँ और मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, और इस समय बच्चों में किस तरह की विचारधारा चल रही है और किस तरह से बच्चों का जो बौद्धिक क्षमता होती है, किस तरह से उसमें गिरावट हो रही है, उसको मैं भी देखता रहता हूँ, जानता रहता हूँ। अभी सुबह से मैंने एक पुस्तक पढ़ रहा था, गुरुदेव की पुस्तक है जिसका नाम है आपातकाल का अध्यात्म। हर चीज बहुत अच्छी चल रही हो सकता हो कि हम बहुत ढीले पड़ जाएं, कोई कार्य ना करें तो सब चल सकता है। अभी आपको पता हो कि स्थिति बताएं बस्ती गायत्री परिवार की, तो फिर यहाँ पर कोई ऐसा युवा मंडल नहीं है जो जमीनी स्तर पे कार्य करता हो, कोई महिला मंडल नहीं है जो जमीनी स्तर पे बहुत कार्य करता हो। ये जो कार्यक्रम लगाया गया है, दिनकर बाबू जी जिन्होंने ये कार्यक्रम बहुत ही, इन्होंने जुलाई से लगभग 5-6 महीने सोचा था। उसका मूल उद्देश्य ये था कि वापस से बस्ती में, ऐसा बताया था बस्ती आज से कम 15-20 साल पहले बस्ती लीड करता था। अभी इस समय जैसे अयोध्या को जोन बनाया गया है, इससे पहले बस्ती जोन हुआ करता था, बस्ती लीड करता था। गायत्री परिवार को जितनी भी गतिविधियां होती थी पूर्वांचल में, उसमें सबसे बड़ी भूमिका बस्ती निभाता था। तो इस तरह से बाबूजी से कई बार चर्चा होती तो पता चलता कि इस समय बस्ती के कार्यकर्ता उस तरह से, जो गुरुदेव ने लिखा है, ये मेरी वाणी नहीं, गुरुदेव ने लिखा आपातकाल का अध्यात्म। आपातकाल का अध्यात्म, देखिए नॉर्मल टाइम हो, भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन जब आपातकाल होता है, आपातकाल किस तरह से? पहला आपातकाल, हमारी पीढ़ी कैसी बन रही है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, बच्चा बड़ा हो रहा है शुरू से मोबाइल के सामने। बच्चा आजकल दूध भी पीता है, खाना भी खाता है, क्या देखकर? मोबाइल देखकर खाता है। वही बच्चा बड़ा होता है, मोबाइल में गेम खेलता है। गेम्स आपके किस तरह के हैं? गेम्स आपके इस तरह के जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। और आपने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा कि बच्चा कई बार गेम में इतना लीन रहता है कि माता पिता या कोई परिजन ऐसा होता है कि मोबाइल अगर उससे ले लिया तो उनके प्रति वो क्रोधित हो जाता है, कई बार उनके प्रति आप लोगों की हिंसा कर देता है। इस तरह की न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी। तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि बच्चों को इन चीजों से दूर रखते हैं कि अभी बच्चों को पढ़ने दिया जाए, बच्चे पढ़ें, अध्यात्म से दूर रहें। पर जब मैं अपने उम्र के लोगों से मिलता हूँ, जो 22, 23, 24, 25 साल के लोग हैं, कई बार मैंने कई शिविर किया है, शांति कुंज गया हूँ और भी विभिन्न प्रकार के शिविर किए हैं, जहाँ अध्यात्म में गहराई से ध्यान करना होता है और अपने आप को, अंदर की बुराइयों को समझना होता है और अपने आप को केंद्रित करना होता है, एकाग्रित करना होता है। तो कई भाइयों से जब चर्चा होती है तो पता चलता है कि वो बोलते हैं कि ये सारी चीजें काश बचपन में मिली होती होंगी। कई बार मैं खुद बोलता हूँ अपने आप को, मैं पहली बार शांति कुंज गया 2016 में, जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था। उससे पहले मैंने शांति कुंज के बारे में सुना था, गुरुदेव की पुस्तक पढ़ी थी, मन में बहुत विश्वास था, पर घर ने किसी से नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि बेटा अभी पढ़ने की उम्र है। लेकिन वास्तव में सच्चा अध्यात्म, बच्चों को पहले गुरुकुल कैसे चलते थे? बच्चे 5 साल 4 साल के हुआ करते तभी गुरुकुल में भेज दिया जाता था और बच्चों का वहीं से विकास होना शुरू होता था। बच्चों को आगे जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप किस तरह से बड़े होंगे। आप पहले अपने आप को, गुरुदेव ने कैसे बोला, पहले स्वयं का निर्माण करना है, आत्मनिर्माण करना है, आत्मनिर्माण से फिर आपको समाज का निर्माण करना है। तो अभी हम लोगों ने बच्चों को इतना, कह सकते हैं, किताबों से केंद्रित कर दिया कि बच्चों को किताब की पढ़ाई भी समझ में नहीं आ रही है और बच्चों का जो अध्यात्म होता है, बच्चों को जो सीखना चाहिए वो भी सीख नहीं पा रहे हैं। दोनों जगह बहुत गड़बड़ियां हो रही है। मैं खुद बच्चों को जब पढ़ाता हूँ देखता हूँ कि आजकल बच्चों के अंदर ना अनुशासन है, ना अपने से बड़ों के लिए उनके अंदर सम्मान है, और बच्चों की जो दिशा है, दिशा किस तरह से है कि आप लोग खुद जब देखते होंगे, आपके बच्चे होते, कई बार माता पिता को भी पता होता है कि बच्चों के अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, कमियां हैं, पता चल जाता है कि उनके बच्चों के उस तरह की कमियां क्यों आती हैं। आपने गीता में सुना होगा कि श्री कृष्ण कहते हैं कर्म
अर्जुन तुम तो हमेशा करते रहोगे, कुछ नहीं करोगे तब भी कर्म होगा। अगर हमने अपने आप को ढीला छोड़ दिया, जैसे माता जी ने भी बोला था कि जो मन होता है, अगर आदत हम लोग कुछ ना कुछ कर्म करते रहेंगे, अगर हमने श्रेष्ठ कर्म के लिए अपना दायित्व नहीं लिया, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को नहीं अपनाया, तो अपने आप कैसा कर्म होता है जो हमको नीचे गिराता चला जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है, जैसे कई माताओं बहनों ने कहा कि हाँ आपको पता था, तो आपके घर में ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे नहीं होंगे, युवा नहीं होंगे। एक एक माता, कई बार मैंने देखा था, शाम को देखा था, कई माताओं को उनके बच्चे लड़के छोड़ के चले आ रहे थे, मतलब उनके लड़के आ रहे थे, उनको बाइक से छोड़ रहे थे, फिर चले आ रहे थे। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसका पूर्णाहुति 9 तारीख को होगा, हम लोगों को यहाँ एक संकल्प लेना बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद भी इस तरह की गतिविधि थोड़ी चलती रहे। हर रविवार को हम अगर एक मिलने के बाद हम थोड़े सत्संग करें, कुछ सख्त आंदोलन जो गुरुदेव के हैं, कल यहाँ पर एक कार्यक्रम चलेगा, प्रोजेक्टर के माध्यम से आओ गढ़ी संस्कार और पीढ़ी पर एक पूरा वीडियो चलेगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, कल भी आइएगा। कल 5:30 बजे के करीब जब संध्या हो जाती है, उसके बाद जो प्रोजेक्टर के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाएगा, गायत्री परिवार के सख्त आंदोलन क्या है वो बताएगा। गुरुदेव ने बोला गायत्री परिवार का उद्देश्य ये नहीं सिर्फ कर्मकांड करना, कर्मकांड तो लोगों को बीज रूप से सबको जोड़ना है, आपस में हम सभी जुड़ सके, इसके लिए कर्मकांड है। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि जो सख्त आंदोलन है, जो बहुत आवश्यक है, जो वापस से भारत को जगत गुरु बना सकते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, इस तरह से जितने भी सख्त आंदोलन है, ये वापस से भारत को जगत गुरु बना सकते हैं। लेकिन बस्ती में अभी हम लोग इसके लिए काफी पिछड़े हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी धरातल पे कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि फिर हम लोग नेम नोट करेंगे और संडे थोड़े कार्य सबको ऐसा करना पड़ेगा, सप्ताह में 1 घंटे देना पड़ेगा। ज्यादा लोग हो जाएंगे तो महीने में एक घंटे देना पड़ेगा। इस तरह से कार्य काफी अच्छे से हो। कितने लोग होंगे जो इस प्रोग्राम के बाद भी अच्छे से अपना योगदान देंगे? थोड़ा योगदान। हम लोग एक चीज ले सकते हैं कि साप्ताहिक हम लोग वृक्षारोपण करें, हम लोग साप्ताहिक सत्संग करें। हमें पता होता है कि हमारे अंदर, क्योंकि मानव जीवन मिला है, तो मानव जीवन मिलने के साथ कई बुराइयां आती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में से कोई एक बुराई होती है जो हम सभी के अंदर हावी होती है, जो हमें अपने आत्मनिर्माण होने से रोकती है। और जब हम सत्संग करते हैं, सत्य का संग करते हैं, तो वो बुराई कहीं ना कहीं दूर जाती है। तो हमारा अंदर से क्या होता है? पवित्रीकरण होता है। तो हम वास्तव में अंदर से आगे बढ़ते हैं, अंदर से आनंदित होते हैं, सत्य चित्त आनंद की तरफ बढ़ते हैं। तो मेन जो उद्देश्य था कि अगर आज युवा नहीं आया है, कोई बात नहीं, कल अगर आपको पर्चा मिला होगा जिसपे लिखा है सारी कार्यक्रम की रूपरेखा, तो कल के कार्यक्रम की रूपरेखा में भी लिखा है कि नारी गोष्ठी होगी। कार्यक्रम की रूपरेखा में लिखा हुआ है। आप लोग आएंगे, माता जी का मार्गदर्शन मिलेगा। आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी का जो वीडियो है उसको दिखाया जाएगा। बहुत ही जरूरी है, अगर आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि आने वाली पीढ़ी को गढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी बिल्कुल इस तरह की है कि वो बिल्कुल दो चीजों के बीच में है। वो पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर भी अपना नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से इंडियन कल्चर भी अपना नहीं पा रहे, बिल्कुल बीच के हैं। ना अपने इंडिया का पूरा पता है, ना वेस्टर्न का पूरा पता है। तो बीच के रह के वो बिल्कुल खिचड़ी हो जाते हैं, उनका फिर कुछ भी काम का रह ही नहीं जाता है। इसलिए कोशिश करेंगे कल आए, कल और युवा आएंगे तो युवाओं के लिए भी और बातें की जाएंगी, ताकि हम लोग एक रूपरेखा बना सके कि ये कार्यक्रम जो खत्म हो, इसका जो मेन मुख्य उद्देश्य था, इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद साप्ताहिक रूप से हम लोग हर रविवार को इकट्ठा हो और छोटे से छोटा कार्य करें। देखिए पौधे लाए गए हैं, जिसको भी जरूरत होगी पौधे, यहाँ पर करी पत्ते का पौधा रखा हुआ है, गुड़हल का पौधा रखा हुआ है, छांवदार पौधा रखा हुआ है। जिस भी माताओं बहनों जिनको भी जरूरत होगी अपना पौधा यहाँ से ले जा सकते हैं। अगर किसी को और भी जरूरत होगी तो कल पौधों के नाम लिखवा सकते हैं, तो पौधे और आ जाएंगे। आप लोग पौधे जाइए अपने घर पे लगाइए। और अगर आप लोग कल आएंगे, मैं नाम लिखने के लिए कल सूची दूंगा, जो भी उसमें नाम लिखना चाहता है वो लिखेगा, ताकि हम लोग फिर एक मीटिंग रखेंगे इस प्रोग्राम के एंड होने के बाद, और फिर जमीनी स्तर पे किस तरह से कार्य किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी को पता है गायत्री परिवार का एक युवा ग्रुप होता है, किसी को नाम पता है? हाथ उठा के बताइए, गायत्री परिवार के युवा ग्रुप का क्या नाम है? देखिए हम सभी गायत्री परिवार के हैं, लेकिन 2007 में स्थापित डॉक्टर प्रणव पांड्या जी द्वारा स्थापित गायत्री परिवार का एक युवा ग्रुप है, उसका नाम माता सिर्फ 1-2 माता जी लोग हाथ उठा, और किसी को नहीं पता। हम सभी कहते हैं हम गायत्री परिवार है। गायत्री परिवार का जो युवा ग्रुप है उसका नाम है दिया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। ठीक,
मैं जब गोरखपुर में पढ़ाई कर रहा था, उस ग्रुप को मैंने फाउंडेशन किया था। अभी फिलहाल वहाँ पर जो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं वो साप्ताहिक रूप से इकट्ठा होते हैं, और जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास जो बच्चे रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में, उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। 2018 में उसकी स्थापना हुई थी, आज भी वो निरंतर चल रहा है अच्छे से, और वहाँ मैं जाया करता हूँ, कई बार देखता हूँ। तो हम लोग इस तरह का कार्य यहाँ भी छोटा सा शुरू कर सकते हैं। कोई एक कार्य चुने, उस कार्य को हम नियमित रूप से आगे बढ़ते जाएं। मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहेगा, शांति कुंज से भी मार्गदर्शन मिलता है। अभी जल्दी मैं दिवाली के टाइम पे शांति कुंज गया था, आदरणीय भैया से भी मुलाकात हुई थी, और चिन्मय भैया ने बोला था कि अगर आप लोगों का अच्छा, क्योंकि देखिए अभी हम लोग प्रैक्टिस विद्यापीठ में पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर विश्वविद्यालय से जो देव संस्कृत विद्यालय है गायत्री परिवार का, सभी को पता होगा, वहाँ के लगभग 3 से 4 शिक्षक आए, जो यहाँ मतलब वो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, वो बच्चे यहाँ शिक्षक रूप में आए, अपनी शिक्षा दे रहे हैं। और भैया से बात हुई थी, भैया ने बोला कि वातावरण बन रहा है, अगर सब कुछ बहुत ही बेहतर रहेगा तो 2023 में भैया का भी आगमन होगा। लेकिन भैया के आगमन से पहले हमको बहुत ही बड़ा कार्य करके धरातल पे दिखाना होगा कि हाँ, हम ऐसे ही नहीं कि हाँ गायत्री परिवार मतलब सिर्फ भैया के माला जब यही नहीं कर रहे हैं, धरातल पे भी अपने कर्म को करके दिखा रहे हैं। और धरातल पे भी जब हम कर्म को करके दिखाएंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, हम इस तरह के प्रोग्राम 2023 में आयोजित करेंगे। शांतिकुंज की भी टीम आएगी, और वहां से जिस तरह से श्रावस्ती में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो यहाँ भी हम 1 से 2 दिवस का अच्छा कार्यक्रम रख सकते हैं। इससे बस्ती के लोगों के बीच में और ऊर्जा बढ़ेगी। और बस्ती क्योंकि वशिष्ठ ऋषि की भूमि है, आपको पता है बस्ती का जो वास्तविक नाम था वशिष्ठ नगर नाम था। तो बस्ती जिस तरह से वशिष्ठ ऋषि की भूमि है, वापस से बस्ती में वो अध्यात्म लौटेगा, और वापस से बस्ती एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ताकि हम लोग 2023 के बाद फिर हम आगे की योजना बना सके कि 2026 में जब अखंड दीप का 100 वर्ष पूर्ण होगा, जब गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस हुआ था 1926 में, उसका 100 वर्ष पूर्ण होगा, तो बस्ती भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। इसके लिए हम लोग अभी से कार्य योजना में लग जाए। तो कल आप सभी को मैं एक सूची दूंगा, उस सूची में आप लोग नाम लिख सकते हैं। कोई अगर ऐसा भी चाहे, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, और गूगल फॉर्म भी मैं सेंड कर सकता हूँ, तो गूगल फॉर्म भरेंगे तो हम लोग के पास एक ईमेल, एक मतलब कि आपका ई डाटा भी रहेगा। मतलब कि एक डाटा होता है रिटन फॉर्म में होता है, एक डाटा होता है कि आपका पूरा ऑनलाइन भी सबमिट रहता है। फिर हम लोग हर संडे चर्चा करेंगे किस तरह से नए काम कर सकते हैं, उसकी मीटिंग आगे करेंगे। अभी इतनी बात करना चाहता हूँ, इतने देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत आइए धन्यवाद। जोरदार ताली से